नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की जो वारदात है वो साल 2014 की है और ये वारदात हुई है न्यूजीलैंड का एक शहर ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड के बड़े शहरों में गिना जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो गई और वेलिंगटन जिस तरीके से बड़ा है वैसे ही ऑकलैंड जो है एक प्रमुख शहर माना जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे हैं जो न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक़ है, जो वहाँ पे रहते हैं, एनआरआई हैं। तो ऐसे ही एक यहाँ पे एक एनआरआई के मर्डर की कहानी है जो ऑकलैंड में जॉब किया करता था। पूरी वारदात का जो आगाज़ है, जो शुरुआत है, वो ऑकलैंड से होती है। और ऑकलैंड में काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम देविंदर सिंह है, वो अपनी पत्नी अमनदीप कौर, और ये जो महिला थी ये भी काम करती थी एक प्लास्टिक फैक्ट्री में। और ये एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर आपने देखा होगा कि वो जो गाड़ियाँ होती हैं जिनको ड्राइव किया जाता है, जो जिसके नीचे कुछ चीज़ें लगा के फिर ऐसे उठा के चीज़ों को इधर उधर ले जाया जाता है, उसको फोकलिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी साउथ ऑकलैंड में, उसी में फोकलिफ्ट ऑपरेटर थी। और देविंदर सिंह जो था वो दूसरी जगह पे काम किया करता था। तो शाम के टाइम पे देविंदर सिंह ने अपनी पत्नी जो अमनदीप कौर है उसको पिक किया। उसको पिक करने के बाद दोनों घर की ओर रवाना हुए। वो लोग रास्ते में ही थे कि रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसको बोला जाता है मानकाउस नॉर्मन स्पेंसर ड्राइव यानी ये एक तरीके का जो पिकअप पॉइंट है, पिकअप पॉइंट इन द सेंस जैसे मैकडोनल्ड्स का पिकअप पॉइंट होता है, इस तरीके का एक स्टेशन है जहाँ पे मेरे ख्याल से गैस स्टेशन भी है और इसके अलावा कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी मिलती हैं। तो ये उसके पास पहुँचे थे कि अचानक इनकी गाड़ी को एक गाड़ी ने ओवरटेक किया और उसमें से एक आदमी निकल के आया और उसने जो देविंदर सिंह है जो गाड़ी चला रहा था उसको उसके साथ लूटपाट करने की कोशिश करी। और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसने कई सारे चाकू के वार जो थे देविंदर सिंह पे कर दिए। अमनदीप कौर जो देविंदर की वाइफ थी वो भी पास में बैठी हुई थी और उसने भी बीच बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक वो सारा उसको पकड़ती या उसको अपने जो हमलावर था उसको रोकती तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। मतलब कि बहुत तेज़ी से ये सारे वार किए गए थे। तुरंत जो अमनदीप कौर है वो एक अपने जो इसका कज़न है देविंदर उसको और इसके अलावा जो पुलिस होती है उसको इन्फॉर्म करती है और तुरंत मौके पे जो पुलिस होती है वो पहुंच जाती है। और जब पुलिस पहुंचती है तो देविंदर सिंह की बॉडी में से जो ब्लड था वो निकल रहा होता काफ़ी तेज़ी से, मतलब कि ऊजिंग आउट द ब्लड वॉज वेरी ऊजिंग आउट फास्टली। इस तरीके से ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग वहाँ पे पुलिस वालों को दी जाती है कि किस तरीके से अगर कोई घायल आदमी, कोई ज़ख्मी आदमी मिले उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, यहाँ पे भी दी जाती है, लेकिन वहाँ पे थोड़े और ज़्यादा प्रोफेशनली दी जाती है। तो वो लोग पहुँचे और उन्होंने तुरंत जो किट थी उनके पास, मेडिकल किट, उसमें से बैंडेज वगैरह निकालने शुरू किया। और बैंडेज निकालने के साथ साथ ही उन्होंने पूरा जो जहाँ जहाँ पे कट लगे थे, चाकू के जो स्टैबिंग के वूंड्स थे, उन पे बैंडेजेस वगैरह लगाने शुरू किए और खून रोकने की कोशिश करी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब अस्पताल पहुँचे तब तक जो देविंदर सिंह था उसका ब्लड लॉस होने की वजह से जान चली गई थी। उसकी जो पत्नी थी अमनदीप कौर उसके साथ में थी, तो वो काफ़ी सदमे में थी, बहुत एक तरीके से बहुत ज़्यादा शॉक थी वो। तो पुलिस ने उससे शुरुआत में तो कुछ पूछताछ नहीं करी। जो बॉडी थी उसके जो भी रिचुअल्स वगैरह होने थे वो किए, बॉडी घर वालों को सौंपी। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू करी, क्योंकि इस मामले में केवल एक ही चश्मदीद थी जो थी अमनदीप कौर। और अमनदीप कौर ने जो पुलिस को बताया था कि जो शुरुआती एक जब मौके पर पुलिस पहुंची थी तो उसने एकदम पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसने तब वो बता रही थी कि इस तरीके से एक बंदे ने गाड़ी रोकी और मेरे पति के साथ छीना झपटी करने की कोशिश करी, रॉबरी करने की कोशिश करी, और
जब उन्होंने रजिस्ट किया तो उसने चाकू चला दिया। ये बयान जो था वो अमनदीप कौर का था, देविंदर सिंह की पत्नी का। अब पुलिस को ऐसे चश्मदीद ढूंढने थे, क्योंकि एक ही चश्मदीद थी अमनदीप कौर, उसकी पूरी बात पे विश्वास कैसे किया जाए। तो पुलिस ने चश्मदीद जो थे वो ढूंढने शुरू किए, लेकिन पुलिस को चश्मदीद तो नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस वीडियो, सीसीटीवी फुटेज की शक्ल में मिले। और जो कहानी देविंदर सिंह की पत्नी अमनदीप कौर बता रही थी, वो कहानी, वो जो एविडेंस मिले थे पुलिस को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उससे मैच नहीं खा रही थी। यानी एक तो जब पुलिस ने देखा कि ये जहाँ फैक्ट्री से निकले, फैक्ट्री से पिकअप किया, तो कोई गाड़ी उनको फॉलो कर रही थी, तो देखा कोई भी गाड़ी फॉलो नहीं कर रही थी। जब इनको रोका गया तो कोई गाड़ी ने रोका, ओवरटेक किया, तो देखा कि कोई भी गाड़ी जो थी वो ओवरटेक नहीं कर रही थी। तो एग्जैक्टली तो नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन पुलिस ने ये देखा कि उस दौरान में कोई गाड़ी जो है वो निकल के नहीं गई। और कुल मिला के बात ये हो रही थी कि जो अमनदीप कौर का जो बयान था उसमें पुलिस को पेच नज़र आ रहा था, और पुलिस को लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है। पुलिस ने जो बाकी एंगल्स थे उससे खंगालना शुरू किया, और इसी एंगल को खंगालने के दौरान एक और शख्स का नाम आया, जिसका नाम था गुरजिंदर। ये गुरजिंदर जो था ये उसी फैक्ट्री में काम करता था जहाँ पे अमनदीप जो थी वो काम किया करती थी। अब गुरजिंदर और ये अमनदीप जो था, इनको पुलिस स्टेशन लाया गया, और कई सारे जो कुछ बेसिकली ट्रांसलेशन की दिक्कत हो रही थी। हालांकि दोनों इंग्लिश बोल रहे थे, गुरजिंदर भी इंग्लिश बोल रही थी, अमनदीप भी बोल रही थी, लेकिन वो आपस में कुछ पंजाबी में बात कर रहे थे, तो वो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने एक ट्रांसलेटर को बुलाया और उनसे समझने की कोशिश करी कि क्या बात है। तो जब उनको बुलाया गया ट्रांसलेटर को, तो अमनदीप बार बार गुरजिंदर को रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो भी हुआ उसका तुम पूरा अपने सर पर ले लो, मेरा तो एक बच्चा है 13 साल का, वो उसका बाप मर गया है, वहाँ जेल चली जाएगी तो बेटा जो है वो अनाथ हो जाएगा। उधर गुरजिंदर जो कह रहा था कि मेरा भी तो बच्चा है, मैं किसके भरोसे छोड़ दूँ उस बच्चे को, खाने कमाने वाला केवल घर में मैं ही हूँ। तो इस तरीके की बात इंटरोगेशन के दौरान दोनों के बीच में हुई। ये बात ट्रांसलेटर जो था उसने बताई पुलिस को कि ये आपस में ये बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने काफ़ी सारे जो एविडेंस थे, लोकेशन वगैरह जो थी गुरजिंदर की और अमनदीप की, वो लगभग, और देविंदर की, वो तीनों जो फ़ोन्स थे उनकी लोकेशन लगभग एक जगह पे आ रही थी। तो इसी सस्पिशन की वजह से गुरजिंदर जो था उसको भी उठाया गया था, क्योंकि एक थोड़ा बैकग्राउंड चेक भी किया था, और बैकग्राउंड चेक के दौरान ये भी मालूम चला था कि दोनों के बीच में, गुरजिंदर और अमनदीप के बीच में अफेयर है, और इस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होता था, और देविंदर जो था वो अपनी पत्नी को पीटा करता था। ये बात तफ्तीश में आई, लेकिन जब सामने बिठा के तफ्तीश करी गई तो आखिरकार में पूरी जो कहानी थी वो खुली। और कहानी कुछ इस तरीके से थी, मोटिव जो था वो ये था कि दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, अमनदीप और गुरजिंदर, और दोनों के बीच में अफेयर हो गया। और अफेयर जो हो गया उसमें ये था कि ये लोग बाहर फैक्ट्री में ही मिला करते थे, और टेक्स्ट मैसेजेस बहुत किया करते थे एक दूसरे को, घंटों बात हुआ करती थी। इसके साथ ही ये लोग बाहर भी मिलते थे होटल के कमरे में, और वहाँ पे इनके फिज़िकल रिलेशंस जो थे वो बनते थे। तो जो होटल का बिल था वो गुरजिंदर दिया करता था, और जब, क्योंकि ये वहाँ पे भी बहुत वाइट कॉलर जॉब तो कर नहीं रहे थे, जितना भी लेबर टाइप का जॉब था वही ये लोग वहाँ पे न्यूजीलैंड में कर रहे थे, तो पगार जो होती है वो भी कम ही आती है। तो ऐसे में पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। तो गुरजिंदर की जो पत्नी थी वो देखती थी कि महीने में 1-2 बार, 3-4 बार इसका होटल का बिल आता है, होटल रूम का। तो जो होटल रूम का बिल आने लग गया तो उसने अपने पति को कन्फ्रंट किया कि भाई ये तुम होटल में क्या करते हो जाके। तो वो उसने ऐसी बात आई जाई कर दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी ने भी फिर जासूसी करना शुरू किया, उसके टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह देखने शुरू किए। तो टेक्स्ट मैसेज में फिर ये अमनदीप जो थी इसके मैसेजेस वगैरह देखे। अब ये फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती थी इस वजह से, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में ये लोग काम किया करते थे, तो फैमिलीज़ के अंदर भी आना जाना था या बातचीत थी। तो इसने ये बात
अमनदीप का जो पति था उसको बताई गुरजिंदर की पत्नी ने कि इस तरीके से ये लोग होटलों में मिलते हैं और होटलों में ये लोग फिजिकल होते हैं और बाकी का इनका अफेयर चल रहा है। जब ये बात देविंदर को मालूम चली तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अपनी पत्नी अमनदीप पर, और उसने उसकी लगभग उस दिन से हर रोज़ पिटाई करना शुरू कर दिया, उसके साथ रोज़ मारपीट करता था। इसके अलावा उसने उसको ट्रैक करने के लिए एक इक्विपमेंट भी जो था उसकी जीपीएस लोकेशन देखने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, वो भी उसने उसके संग लगा दिया। और वो लगभग दिन में हर दिन में कम से कम 10 बार जो वो फ़ोन किया करता था अपनी वाइफ को कि वो किससे बात कर रही है, क्या टेक्स्ट मैसेज कर रही है, क्या नहीं कर रही। हालांकि दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन तब भी इस तरीके से फिज़िकल कांटेक्ट नहीं हुआ करता था, बातचीत करने का वक्त नहीं मिलता था। तो ऐसे में जब अमनदीप को लगने लग गया कि अब तो बिल्कुल बातचीत भी बंद हो गई है और दूसरी ओर रोज़ जो था मारपीट हुआ करती थी, डेली देविंदर सिंह इसी बात का ताना देके कि इसका अफेयर चल रहा है और ये अब मान नहीं रही, इस बात को लेके रोज़ उसकी पिटाई किया करता था। ये डेली का बन गया था। अब जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो अमनदीप को लगा कि अब सहा नहीं जा रहा, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये लोग क्योंकि फ़ोन कॉल्स और जो टेक्स्ट मैसेजेस थे वो बंद हो गए थे, तो ये फिर पर्चियाँ लिख लिख के बात किया करते थे। कागज़ की पर्चियाँ लिख के वो कागज़ की पर्ची उसको देता था, ये कागज़ की पर्ची उसको देती थी। इस तरीके से बात किया करते थे और इसी कागज़ की पर्ची के लेन देन के दौरान ही जो अमनदीप थी उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग ये जो देविंदर है इसका मर्डर कर दें, और जब देविंदर का मर्डर हो जाएगा तो मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी और फ्रीक्वेंटली तुम मुझसे मिल भी सकोगे और बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी स्मूथ हो जाएंगी। तो ये प्लान उसको लगा कि शायद काम कर जाए, और इन्होंने तारीख जो तय की मर्डर की वो 7 अगस्त 2014 की। प्लान के मुताबिक जो देविंदर था उसने पत्नी अमनदीप को पिक किया उसकी फैक्ट्री से, और फैक्ट्री से पिक करने के बाद ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ये गुरजिंदर जो था वो कार को फॉलो कर रहा था और एक जगह पे आके उसने कार को ओवरटेक किया और देविंदर की कार को रोक लिया। और कार जैसे ही रुकी और गुरजिंदर निकला तो एकदम उसकी शक्ल देख के जो देविंदर था उसको बड़ा तेज गुस्सा आया और वो कार से बाहर निकलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही जो पास वाली सीट में, ड्राइविंग के पास वाली जो सीट होती है उसी में अमनदीप बैठी हुई थी, और उसने जैसे ही देविंदर बाहर की तरफ निकलने वाला था उसको अंदर की तरफ खींच लिया। जब वो अंदर की तरफ उसने खींचा तो गुरजिंदर पहले से ही अपने हाथ में चाकू लेके तैयार था और उसने सीधा आते ही पहला वार जो अमनदीप था उसकी गर्दन पे किया, और वो वार जो था वो इतना ज़बरदस्त था कि लगभग उसकी गर्दन अलग होने से थोड़ी सी रह गई थी, और यानी बहुत ज़्यादा एकदम वार हुआ ये विंड पाइप पे, तो ये पूरा हिस्सा जो था वो फट गया और ब्लड निकलने लग गया, और ये जो देविंदर था ये सुध-बुध खो बैठा। कई बहुत सारा जो ब्लड था वो ये अमनदीप जो थी उसके भी कपड़ों पे गिरा, और ये चाकू मारने के बाद ये जो गुरजिंदर था ये मौके से भाग गया। उसके बाद फिर इसने कॉल वॉल करी, अमनदीप ने पुलिस को बुलाया और इस तरीके से पूरा जो सीन ऑफ क्राइम था उसको क्रिएट करने की कोशिश की और बताया कि लूटपाट के चक्कर में मेरे पति का मर्डर कर दिया। तो इस मामले में पुलिस ने इनको, गुरजिंदर और जो अमनदीप है उसको अरेस्ट कर लिया। अमनदीप और देविंदर का एक 13 साल का बेटा है जो अब पंजाब में अपनी दादी के पास रहता है। नवंबर 2015 में इनको ज्यूरी जो है उसने सज़ा सुनाई, और ज्यूरी ने ये सज़ा सुनाई कि ये उम्र कैद की सज़ा है और 17 साल तक इन्हें कोई पैरोल नहीं मिलेगी, यानी 17 साल तक इनको जेल में रहना ही रहना पड़ेगा। उसके बाद 17 साल बाद, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा है तो 17 साल बाद कोर्ट की तरफ से पैरोल मिल जाए, लेकिन 17 साल तक ये जेल में ही रहेंगे। और इसके बाद इनकी अपील आगे भी चली, हाई कोर्ट में भी गए, और हाई कोर्ट में भी ये जो फैसला था इसको कायम रखा गया। और जब फैसला सुनाया गया तो उस दौरान ये जो
अमनदीप थी, ये काफ़ी रोई, काफ़ी इसको लगा कि मैंने गलती कर दी। और उस फैसले में अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट थे। एक स्टेटमेंट उसमें अमनदीप के बेटे और उसकी जो दादी है उसका भी था। और अमनदीप के बेटे ने अपनी दादी के थ्रू ये कहा था कि अगर तुम्हें मेरी माँ से कुछ कहना है तो ये कहना कि आज के बाद मैं पूरी ज़िंदगी आपसे बात नहीं करूँगा। यानी एक माँ जिसने एक बेटे को जन्म दिया, इतना बड़ा किया 13 साल का, वो बेटा अपनी माँ से इस कदर नफ़रत करता है क्योंकि उस माँ ने अपने पति की जान ली और उस बेटे के पिता की जान ली। तो इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई उसे कि वो अपनी माँ की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता और ना ही उससे कोई बातचीत करना चाहता है। तो लगभग 14 और 16 यानी 1 1.5 साल में पूरा जो मामला था वो निपट गया। यहीं पे देखिए जुडिशरी जो होती है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है कि इतनी जल्दी मामला निपट जाता है। और इस तरीके से 1 1.5 साल के भीतर ही सज़ा मिल जाती है। तो बाकी के जो गुनाह करने का कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, तो इस तरीके की जो सज़ाएं होती हैं वो नज़ीर बनती हैं और लोग गुनाह का जो रास्ता होता है उसको छोड़ देते हैं। हमारे देश में मामला कुछ अलग है कि पहले तो कोर्ट केस ही चलता है 2 साल 2 साल तो कम कह रहा हूँ मैं, कम से कम 7 8 साल। उसके बाद फिर सज़ा होती है, उसके बाद फिर वो अपील, उसके बाद फिर अपील, उसके बाद फिर अपील, फिर उसके बाद फिर उसी दौरान पैरोल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, फिर वो बंदा जमानत पे बाहर निकलता है, फिर 1 2 लोगों को मार देता है, फिर वो अंदर चला जाता है, फिर 2 3 साल बाद फिर उसे जमानत मिल जाती है, फिर 1 2 लोगों को मार देता है, फिर अंदर चला जाता है। इस तरीके का जो पेशेवर अपराधी हैं वो इस तरीके का काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी पूरा जो मामला था वो पुलिस ने सॉल्व किया, और पुलिस ने तो सॉल्व किया और जुडिशरी ने भी इस मामले में जल्द से जल्द सज़ा सुनाई। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।